स्टोरी टाइम। इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट। इस कहानी के सारे जो चरित्र हैं उनको काल्पनिक नाम दिया गया है, बाकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आशा और सुबोध दोनों पति पत्नी हैं और पानीपत में रह रहे हैं। आशा अपने ससुराल फोन करती है और जोर जोर से रोने लगती है। फोन उसकी देवरानी नीलम उठाती है, पूछती है क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं। आशा कहती है कि तुम्हारे जेठ 2 दिन से घर नहीं आए हैं और मैं परेशान हूँ, मुझे लगता है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नीलम कहती क्या बकवास कर रही हो आप, ऐसे क्यों कह रही हो, क्या हुआ। नीलम थोड़ी सी शॉक्ड वे में कहती है कि क्या हुआ। आशा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो घर नहीं आए हैं। नीलम कहती है तो कहीं चले गए होंगे गुस्से में, आ जाएंगे, किसी दोस्त के घर होंगे। आशा कहती है नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि वो मुझे बिना बताए कहीं चले जाएं, और जोर जोर से फोन पर रोने लगती है। नीलम फोन रखती है, उधर वो अपने सास ससुर को जाकर बताती है कि आशा दीदी का फोन आया है और वो कह रही हैं कि सुबोध भैया पिछले 2 दिनों से घर नहीं आए हैं। रामनाथ, आशा के ससुर और सुबोध के पिताजी आशा को फोन लगाते हैं और उसे सारी बात पता करते हैं कि क्या हुआ। लेकिन आशा उनको वही बात बताती है जो नीलम को बताई, कि 2 दिन से सुबोध घर नहीं आए हैं और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। रामनाथ कहते हैं कि बहू तुम परेशान मत हो, हम अभी तुम्हारे पास आते हैं। दरअसल रामनाथ और रामवती सुबोध के माता पिता हैं जो कि शाहजहांपुर में रहते हैं, और उसका एक भाई है अरविंद जिसकी बीवी है नीलम। रामनाथ अपने छोटे बेटे अरविंद से कहते हैं कि चलो गाड़ी करो और जाके देखते हैं कि सुबोध कहाँ है, किस हाल में है। वो दोनों पानीपत के लिए निकल जाते हैं। इस समय सुबोध को खोए हुए यानी गुम हुए 3 दिन हो चुके हैं और उनको वहां पहुंचने में टाइम लगता है। तो जैसे ही वह पानीपत पहुंचते हैं, सब जगह पूछते हैं, जिस फैक्ट्री में सुबोध काम करता है वहां जाकर पता करते हैं, जितने भी सुबोध के दोस्त होते हैं उनके घर जाते हैं और ये पता करते हैं कि आखिर सुबोध बिना बताए चला कहाँ गया। अगर किसी से परेशान था या किसी बात से गुस्सा था तो अपने किसी तो दोस्त को बताया होगा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता। पुलिस को बताया जाता है, पुलिस आती है, सब जगह इन्वेस्टिगेशन करती है, पता करने की कोशिश करती है, उसकी वाइफ से ढेरों क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन बात आशा सिर्फ एक ही बताती है कि हम दोनों में लड़ाई नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, हंसी खुशी रह रहे थे। शाम को बस वो डेली घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं, आराम से अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन पुलिस वाले बार बार आशा से पूछते हैं कि सुबोध का कोई तो जिगरी दोस्त होगा। उसने कहा कि नहीं, वो किसी दोस्त को अपने घर नहीं लाते हैं। और घर में और कौन कौन है, पुलिस वाले ने छानबीन की तो उनके 2 बच्चे हैं आशा और सुबोध के, सीटू और बबली। सीटू मात्र भी 2 साल का है और बबली 4 साल की। बच्चे भी छोटे ही हैं। तो पुलिस अपनी तहकीकात जारी रखती है। इतने में सुबोध को खोए हुए अब 4 से 5 दिन हो चुके हैं। ससुर रामनाथ कहते हैं कि बहू तुम यहाँ अकेली किसके सहारे रहोगी। रामनाथ आशा और बच्चों को घर ले जाते हैं। घर पहुंचते हैं, घर में गम भरा माहौल है, सबके चेहरों पर उदासी है, कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। धीरे धीरे 1 हफ्ता और बीत जाता है। सुबोध को गुम हुए अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच नीलम को आशा पर थोड़ा शक होता है। दरअसल 6 महीने पहले ही अरविंद और नीलम की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही आशा अपने पति सुबोध के साथ जाने की जिद करने लगी। घर में एक बहू है ना, मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगी, मैं अपने पति सुबोध के साथ ही जाऊंगी। घर वाले भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कहीं भी रहो खुश रहो, और वह सुबोध के साथ पानीपत चली जाती है। दरअसल ये बात तो 6 महीने पहले की थी, लेकिन जब नीलम आशा को देखती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है कि एक पत्नी जिसका पति मिल नहीं रहा है, वो आराम से सो रही है, खा रही है, पी रही है, वक्त पर उठ रही है। ये सब बातें उसे हजम नहीं हो रही हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि वो करे तो क्या करे और किस तरीके से करे।
एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पति से कहा कि भैया के गायब होने पर मुझे दीदी पर शक हो रहा है। अरविंद कहता है, पागल हो क्या? नहीं, एक बार सोच कर तो देखो। नीलम ने कहा, भैया इतने सीधे हैं, उनकी क्या ही किसी से दुश्मनी होगी। उनके गायब होने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आ रही। अरविंद कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन सच पता कैसे करें? एक दिन अरविंद और नीलम मौका पाते ही आशा को एक कमरे में ले गए। रात का समय था, तो नीलम को डर भी लग रहा था, कहीं ये चिल्लाना ना शुरू कर दें, कोई और परेशानी ना हो जाए। लेकिन उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम सच तो बाहर आएगा। कमरे में ले जाकर अरविंद उसके गले पर हंसिया रख देता है और कहता है कि जरा सी भी आवाज की तो गर्दन काट दूंगा। आशा बहुत घबरा जाती है, कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? अरविंद, मुझे छोड़ दो। नीलम कहती है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम हमें सब सब सच सच बता दो कि भैया कहाँ हैं, तुमने उनके साथ क्या किया है। मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ हैं। आशा रोती है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। आशा बहुत रोती है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे कहकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। अरविंद को भी उस पर दया आ जाती है और वो उसके गले से हंसियां हटा देता है और खुद भी रोने लगता है। नीलम सब देख रही है और न जाने उसे क्या होता है, अचानक वो बिना कुछ सोचे समझे हंसिया उठा लेती है और रोती हुई आशा को कस कर पकड़ लेती है और हंसिया उसके गले के बिल्कुल पास रखती है और अरविंद से कहती है, दूर हट जाओ, नहीं तो मैं इसका गला काट दूंगी। अरविंद कहता है, अब बस करो, बहुत हो गया, मत करो, परेशान मान जाओ, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें छोड़ दो और मान लो मेरी बात, हंसिया रख दो। नीलम ने कहा, नहीं, तुम दूर रहो, मैं इनसे बात कर रही हूँ। आशा से कहती है, अब सिर्फ सच बोलो, मैं तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, और तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और कस के गर्दन दबाती है। आशा चिल्लाती है, कहती है, हाँ, मर गया वो, मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया, मेरे सामने ही उसे मार दिया, वो मर गया। कमरे में सन्नाटा। अरविंद के पैरों तले जमीन जैसे खिसक रही हो, दिल रो रहा है, मगर आवाज नहीं निकल रही, मानो किसी ने भारी पत्थर उसके सीने पर रख दिया हो। वो आशा को देखता ही रह गया, जैसे उसके हाथ पैर बर्फ की भांति जम गए हों। नीलम ने पूछा, किसने मारा? तुमने मारा? बोलो। नहीं, चमन ने। आशा ने कहा। नीलम कहती है, उसने क्यों मारा? उसकी क्या दुश्मनी? बोलो, आज मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। चमन और मैं बहुत प्यार करते हैं, यही पिछली गली में रहता था, 4 साल से वो मुझसे प्यार करता है। यहाँ पर वो पिछले दरवाजे से आता था, जब कोई घर पर नहीं होता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब नीलम इस घर में आई तो मुझे लगा कि हम दोनों अब नहीं मिल सकते। तो मैं सुबोध के साथ पानीपत चली गई और कुछ दिन बाद चमन भी वहां आ गया। जब सुबोध काम पर चला जाता तो चमन मिलने आता। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन सुबोध काम से जल्दी घर आ गया और उसने हमें एक साथ देख लिया। वो मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वो सबको बता देगा। मैं बहुत डर गई और चमन ने उसका गला दबा दिया और उसने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। हम दोनों बहुत घबरा गए, उसे गोदी में बंद कर दिया और रात होते ही थोड़ी दूर गड्ढा करके उसे गाड़ दिया। इस पर नीलम पूछती है कि बच्चे कहाँ थे और किसी पड़ोसी ने तुम्हें नहीं देखा ये सब करते हुए? आशा कहती है, बच्चे सो रहे थे, किराए पर घर भी आबादी से दूर लिया था, जहां हमें मिलने में कोई परेशानी ना हो। नीलम उसे खींच कर एक चांटा मारती है, कहती है, प्यार था तो चली जाती ना, मारा क्यों? तू मर जाती। तुझे जरा सी भी शर्म ना आई? तूने एक घर बर्बाद कर दिया, माँ बाप से उनका बेटा, भाई से उनका भाई अलग कर दिया, दो मासूम बच्चों से उनके बाप को अलग कर दिया। अरे बेहया, तू कहीं मर जाती, तू चली जाती, इस घर में वापस ना आती।
जब सबको पता चलता है कि उनका बेटा नहीं रहा, माँ तो बेहोश हो जाती है और सब आशा को घर से बाहर निकाल देते हैं। सब कहते हैं इसको पुलिस के हवाले कर दो। रामनाथ कहते हैं कुछ भी कर लो, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। इसे इसके हाल पर छोड़ दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनने में आया कि कुछ दिन वो अपने मायके रही, उसके बाद वो चमन के साथ भाग गई। देखा कैसे एक औरत ने प्यार के चक्कर में पड़ के पूरा घर बर्बाद कर दिया। अगर हमें किसी से प्यार नहीं है तो हम उसके छोड़ के जा सकते हैं। मौत के घाट उतारना उचित तो नहीं। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताएं।